रूडो ऊपर एक इमारत से छात्रों को देखते हुए उन्हें चैट करते देख रहा था। वह बस उस बेवकूफी भरे खेल को खत्म करना चाहता था। एक आदमी जिसने पहले उसे हराया था उस पर चिल्ला रहा था, कह रहा था कि उसने फिर से सफाई करने में लापरवाही की है। फर्श पर अब भी बहुत गंदगी थी। जब रूडो ने उसकी ओर देखा तो आदमी ने गुस्से में पूछा कि उसे देखने की। फिर उसे लात मारते हुए कहा कि घर की सफाई करना उसका काम है, क्योंकि उसके माता पिता के मरने के बाद उन्होंने उसे पाला था। वहां खड़ी एक औरत जो यह सब देख रही थी, मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ऐसा होना ही था, क्योंकि उसके माता पिता भी वैसे ही थे। वे बहुत ही बुरे। रूडो ने एक कमरे का दरवाजा खोला जहां एक लड़का खड़ा था। उसने कहा कि यह सब उसकी गलती थी और फिर जानबूझकर फर्श पर सोडा गिरा दिया। उसने दावा किया कि अब यह गंदगी रूडो की जिम्मेदारी है। फिर वह रूडो के पास आया, जो पहले से ही बुरी तरह घायल था, और मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या वह दयालु नहीं हो रहा है। उसने रूडो को और चिढ़ाया। जब रूडो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि उसके डेस्क पर कई तरह की बदतमीजी भरी लिखावट थी और उस पर एक फूलदान रखा था। पूरी कक्षा उसके पीछे हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। जब शिक्षक कक्षा में आए और रूडो की डेस्क देखी तो उन्होंने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और पूछा कि उसने अपनी डेस्क के साथ ऐसा क्या किया। फिर उसे लॉकर के पास धक्का दे दिया गया और 3 सहपाठियों ने उसे अपशब्द कहे और रोज 2 लाख येन देने की मांग की। अंत में रूडो इतना असहाय था कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसने लड़कों की ओर देखा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन तभी किसी ने उसके पेट में जोर से लात मार दी। इसके बाद उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा। जब वे उसे पीट रहे थे तो उनमें से एक ने उसे बेकार कहकर चिढ़ाया और कहा कि वह अपने माता पिता से पैसे मांग ले। रूडो जमीन पर पड़ा हुआ था, मार खाते खाते। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जिंदगी और इसमें मौजूद हर इंसान बेकार है, मगर सबसे घटिया तो वो खुद है। लेकिन तभी अचानक से मार पड़नी बंद हो गई। उसने हल्के से सिर उठाया तो देखा कि उसका फोन नीचे गिर पड़ा था। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता, उन गुंडों में से एक ने उस पर पैर रख दिया। स्क्रीन में दरारें आ गईं। वो लड़का जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, ओह सॉरी। पैर फिसल गया। रूडो ने सिर झुका लिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उस गुंडे ने फिर से उसे लात मारने के लिए पैर उठाया। तभी बस करो, एक आवाज गूंजी। सब ठिठक गए। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि निशी की थी, पश्चिमी शैली तीरंदाजी टीम का स्टार और हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने वाला चैंपियन। पूरे स्कूल में उसकी इज्जत थी और लड़कियां तो पहले ही उसकी दीवानी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमेजिंग, हारने वालों की मदद करते हुए भी कितना अच्छा लगता है। निशी ने उस गुंडे के कंधे पर कसकर हाथ रखा। गुंडे ने दर्द से मुंह बिचकाया और गुस्से में पूछा, क्या चाहिए तुझे? उसके मन में सवाल था, आखिर निशी कितना ताकतवर है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पीछे से एक लड़का बेसबॉल बैट उठाकर निशी पर वार करने ही वाला था कि धड़ाम, निशी ने उसे एक घूंसा मारा और वो वहीं धराशायी हो गया। निशी ने चारों ओर देखा और बेफिक्री से कहा, यह सब सड़क पर देखना बहुत बुरा लगता है। फिर उसने उन गुंडों को घूरते हुए कहा, चलो निकलो यहां से। गुंडे बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए, लेकिन निशी झुका और रूडो को देखने लगा। अरे तू जिंदा तो है ना? उसने पूछा। फिर उसने रूडो को समझाया, तू कुछ करता क्यों नहीं? ये लोग तुझे पीटते रहते हैं क्योंकि तू खुद कुछ नहीं करता। क्या ऐसे तू जीना कहता है? रूडो धीरे धीरे उठा और बिना कुछ कहे पीठ फेर कर खड़ा हो गया। निशी को उसकी हालत देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, इतनी मार खाने के बाद भी ये खड़ा है, क्या इसे उतनी चोट लगी भी नहीं जितनी लग रही थी? फिर उसने इस ख्याल को झटक दिया। खुद से बुदबुदाया, कोई फिल्म तो नहीं चल रही। रूडो स्कूल की छत पर बैठा था। नीचे बाकी छात्र हंस खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। लेकिन रूडो बस वहीं बैठा अपने टूटे हुए फोन को घूर रहा था। दुख और निराशा से भरा हुआ उसने धीरे से सिर उठाया, खाली आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, सब खत्म हो गया है।
अब और सहन नहीं होता। इस बकवास खेल को यहीं खत्म कर देता हूँ। फिर उसने छत की चारदीवारी पर चढ़कर किनारे बैठते हुए अपने हाथ फैला दिए। लेकिन तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी। बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन अचानक ही बिजली चमकने लगी। उन चमकती हुई लहरों के बीच गोलाकार आकृतियां बनने लगीं। उन सर्कल्स से अजीब तरह की रोशनी निकली, जो कोड की पट्टियों की तरह नीचे गिरने लगी। शहर की इमारतें उन पट्टियों के संपर्क में आते ही ढहने लगी। सभी के फोन अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। लोग डर के मारे अपने फोन गिराने लगे। घबराए हुए लोग अपने फोन जमीन पर गिराने लगे। कुरान को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। साफ आसमान में अचानक बिजली कैसे आ सकती थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक छात्र बुरी तरह चीख रहा था। उसके हाथ में पकड़ा फोन अजीब तरह से चमक रहा था। स्क्रीन पर लगातार बाइनरी कोड दिखाई दे रहे थे। फिर उन कोड्स ने एक बुलबुले का आकार लेना शुरू किया और फिर वह एक भयानक राक्षस में बदल गया। छात्र की आंखों में दहशत थी। राक्षस की आंखें चमक रही थीं और वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल सभी छात्रों के फोन में हलचल मच गई। उनसे ड्रैगन, गोब्लिन और ना जाने कितने भयावह दैत्य निकलने लगे। कुछ ही सेकंडों में वे सभी छात्रों के पीछे दौड़ पड़े। छात्र मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चीखें जल्द ही राक्षसों की दहाड़ में दब गईं। टेरेस पर खड़ा रोडो यह सब देख रहा था। वह सुरक्षित था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसके साथी एक एक करके धराशायी हो रहे थे। और तब उसने देखा कि यह सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा था। राक्षसों की सेनाएं अचानक हर जगह प्रकट हो गई थीं। समाज की पूरी संरचना पल भर में मिट्टी में मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया की आबादी 10 में से एक हिस्से से भी कम रह गई थी। कोई नहीं जानता था कि यह तबाही कहां से आई, क्यों आई, जब तक कुछ युवाओं ने सच्चाई का पता नहीं लगाया। शुरुआत में यह बस एक अजीब तथ्य लगा। ये राक्षस लोगों के स्मार्टफोन से निकल रहे थे, बस इतना ही। लेकिन उस दिन के बाद बचे हुए लोगों ने इसे एक नाम दे दिया, न्याय का दिन। और अब स्कूल की छत की रेलिंग पर बैठा कुरोगाने आसमान की ओर देख रहा था। सोच रहा था, क्या यह सब सच था? हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा। रिकॉर्ड सोचने लगा, अगर यह बस एक सपना था तो यह इतना असली क्यों लग रहा था? यहाँ तक कि वे लोग जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था, वे भी इन राक्षसों से भाग रहे थे। क्या यह सच में बस एक सपना था? वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात तय थी, उसका जीवन पहले से ही बर्बाद था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। जो लोग उसे घेरे रहते थे वे सभी घिनौने थे। यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी। उसे लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब वह इस विनाश को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सही नहीं है, ये जैसे भी हो सही नहीं है, वह बुदबुदाया। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टेरेस का दरवाजा चरमराया और रुडो के सामने वो दरवाजा खुला और अचानक एक गोबलिन अंदर घुस आया। वो चौंक गया। गोबलिन के हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उस दृश्य को देखकर उसे एहसास हुआ, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी, पूरी तरह से असली। गोबलिन ने झपट्टा मारा, लेकिन रुडो रेलिंग से नीचे छत पर गिर गया। गिरते ही उसे एहसास हुआ कि वो बुरी तरह डर चुका था। उस सिर को देखकर उसे यकीन हो गया, अगर वो कुछ नहीं करता तो उसका भी यही अंजाम होता। डर के मारे उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ये उसका अंत था? लेकिन फिर उसके अंदर कहीं से एक और आवाज आई, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता था। उसने पहले ही सब खत्म करने की सोची थी। ये दुनिया बकवास थी, जिंदगी बेकार थी। अगर यही अंत था तो क्या फर्क पड़ता था? लेकिन फिर अचानक उसके मन में कुछ बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे यूं खत्म नहीं होना था, उसे जीना था। रोडो ने पास पड़ी लोहे की छड़ उठाई और गोबलिन का हमला रोक दिया। झटका इतना जोरदार था कि वो फिर से गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। असल मौत कैसी होती है? वो खुद से बड़बड़ाया, मैं ऐसे नहीं मर सकता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था।
उसने छड़ को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से गोबलिन के पैरों के बीच मारा। गोबलिन एक झटके से नीचे गिर पड़ा। कहते हैं कि जब इंसान द जोन में पहुंचता है तो उसे हर चीज साफ दिखाई देने लगती है, हर हरकत, हर मौका। रूडो भी उसी स्थिति में था। वो बिना सोचे समझे सही फैसले ले रहा था। गोबलिन के गिरते ही उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की छड़ उठाई और उस पर वार कर दिया। एक, दो, तीन, फिर अचानक सब शांत हो गया। रूडो ने सांसें भरी। उसकी नजर गोबलिन के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक उसके अंदर कुछ उथल पुथल मच गई और वो उल्टी करने लगा। फिर जैसे ही उसने खुद को संभाला, वो जोर से चीख पड़ा, मैं जीना चाहता हूँ। अब तक जो जिंदगी उसने जी थी वो जैसे कोई सपना था। असली दुनिया तो यही थी जहाँ उसे अपने लिए लड़ना था, जहाँ उसे साबित करना था कि वो जी सकता है। उसी वक्त किसी ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? उसने सिर उठाया। वो मिशी था। मिशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू जिंदा रहने के लिए। रूडो को पहली बार महसूस हुआ वो सच में जिंदा था। उठकर खड़ा हुआ और घूमकर देखने लगा। फेंस के उस पार नजर दौड़ाते ही उसने देखा कि पूरा शहर जल रहा था। इधर उधर देखने पर कुछ छात्र हताश बैठे थे, उनमें वही गुंडे जिन्होंने उसे मारा था। अब वे सब डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। सकुरा ने कहा कि यह सब असंभव लग रहा है। तभी टीचर वामा ने उसे गले लगाते हुए कहा कि वह उसे सुरक्षित रखेगा, लेकिन सकुरा अब भी चिंतित थी। इधर बाकी लड़कियों ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि टीचर उसे अजीब नजरों से देख रहा है, और यह सोचकर उन्हें सकुरा के लिए बुरा लग रहा था। कुराने की नजर सामने रखी चीजों के ढेर पर गई, जिस पर निशी ने बताया कि उन्होंने जो भी हाथ लगा उससे यह बैरिकेड बनाया है ताकि वे उन रहस्यमयी राक्षसों से बचे रह सकें। हर कोई उन भयानक राक्षसों से बचने के लिए बेतहाशा छत की ओर भागा और वहीं एक बैरिकेड बनाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। कुरगन ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा कि अब भी स्कूल में कुछ लोग फंसे हुए हैं। बैरिकेड के दूसरी ओर से कई लोग गुहार लगा रहे थे कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। कुछ छात्र सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचे और मदद की भीख मांगने लगे, लेकिन वामा और एक अन्य छात्र ने बैरिकेड हटाने से इनकार कर दिया। फिर जब आर्चर वहां पहुंचा तो दूसरी ओर से बस चीखों की आवाजें आ रही थीं। निशी ने कहा कि उसे सच में बहुत अफसोस और अपराध बोध हो रहा था कि उसने बैरिकेड नहीं खोला, लेकिन उसे लगता था कि अगर वह खोलता तो वे सब बच नहीं पाते। रूडो ने उसे दिलासा दिया कि यह उसकी गलती नहीं थी। कोई भी ऐसा अंत नहीं चाहता था, लेकिन हर कोई अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी आर्चर ने देखा कि जमीन पर पड़े एक राक्षस की लाश थी। उसने चकित होकर पूछा, क्या यह तुमने किया? वह पूरी तरह घबरा गया था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा करने की हिम्मत जुटा सकता है। उसने आगे कहा कि काश उसमें भी इतनी हिम्मत होती तो शायद वह उन छात्रों को बचा पाता। इसी बीच अचानक फिर से चीखों की आवाजें गूंजने लगी। टीचर ने सबको शांत कर स्थिति को समझने के लिए कहा, सबसे पहले इन राक्षसों के बारे में जानना जरूरी था। सकुरा ने अपने फोन पर कुछ देखने की कोशिश की, जो पहले तो चालू था लेकिन अब अचानक बंद हो चुका था। एक अन्य छात्र ने भी दिखाया कि उसका फोन भी बंद हो गया था। फिर सबको एहसास हुआ कि किसी का भी फोन चालू नहीं हो रहा था और रूडो का फोन तो पहले से ही टूटा हुआ था। टीचर ने निराश होकर कहा, इस हाल में हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। तभी कावन सोच में पड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? वह बड़बड़ाया, ये राक्षस फोन से निकले हैं तो जरूर किसी तरह सब कुछ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन मेरे फोन से तो कोई राक्षस नहीं निकला। क्या यह इसलिए कि मेरा फोन पहले ही टूट चुका था? इस पर वामा ने कहा, हम इस तरह कुछ नहीं सोच सकते। बेहतर होगा कि हम यहीं रुकें और स्थिति को संभालें। पुलिस या रक्षा बल जल्द ही आकर हमारी मदद करेंगे। फिर उसने सभी से पूछा, क्या सभी को यह समझ में आ गया? रूडो ने एक पल सोचा और फिर सवाल किया, क्या सच में बस इंतजार करना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है? रिकुडो ने सवाल किया कि क्या वे सच में ऐसा कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर टीचर थोड़ा चौंक गए। रिकुडो ने समझाया कि चूंकि ये राक्षस मोबाइल फोन से निकले हैं तो बहुत मुमकिन है कि वे सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में फैले हों।
आज के जमाने में खास तौर पर जापान में फोन हर किसी के पास होता है, तो संभव है कि पूरी दुनिया ही इस संकट में फंसी हो। उसने कहा कि ऐसे हालात में पुलिस या विशेष बल शायद कुछ करने की स्थिति में ना हो। ये सुनते ही छात्रों में घबराहट फैल गई। निशी ने पूछा कि क्या उन्हें यहाँ से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, तो रिकुडो ने जवाब दिया कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो यही करना होगा। तब टेटा गुस्से में उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, तू कौन होता है हमें आदेश देने वाला? उसने रिकुडो का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, लगता है तुझे तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं तुझे सबक न सिखा दूं। लेकिन रिकुडो बस उसे घूरता रहा, बिना किसी डर के। टेटा थोड़ी देर में असहज महसूस करने लगा। कुराने को भी लगा कि रिकुडो अचानक इतनी बातें क्यों कर रहा है। इतने में बाकी छात्र भी टेटा की हाँ में हाँ मिलाने लगे और रिकुडो को अपशब्द कहने लगे। मिशी और सकुरा ने माहौल शांत करने की कोशिश की, मगर टेटा फिर भी नहीं रुका। उसने रिकुडो से ताना मारते हुए पूछा, क्या तू इतना डर गया है कि बोल भी नहीं पा रहा? लेकिन रिकुडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे टेटा किसी चौवनी छाप गुंडे जैसा लग रहा था, खासकर उस राक्षस के सामने जो अभी अभी मरा पड़ा था। गुस्से में आकर टेटा ने रिकुडो से कुछ और कहने की मांग की, जिस पर रिकुडो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, फालतू की बातों से दिमाग मत खा, परेशान मत कर। सब उसकी इस बात पर सन्ने रह गए। टेटा गुस्से से भड़क गया और उसने घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता तीरंदाज बीच में आ गया। तभी रिकुडो ने अचानक टेटा का हाथ पकड़कर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। टेटा दर्द से कराह उठा और गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ मुझे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि वह कभी इस लड़के से डरता क्यों था, मगर बावजूद इसके वह गालियां देता रहा। निशी ने घबरा कर रिकुडो का हाथ पकड़ लिया और कहा, तू पागल हो गया है क्या? छोड़ उसे, तुझे उसे मारने की जरूरत नहीं। लेकिन जब उसने रिकुडो की आंखों में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही इंसान था जिसे पहले टेटा तंग करता था। टेटा गुस्से में चिल्लाता रहा, लेकिन तीरंदाज ने उसे डांट दिया, यह झगड़ने का वक्त नहीं है। उसकी बात सुनकर टेटा थोड़ा पीछे हट गया। फिर मिशी ने मामले को खत्म करने के लिए कहा, अब जो हो गया सो हो गया। रिकुडो ने भी हामी भरी और बोला, अब फालतू की लड़ाइयों में वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। हमें यह सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। लेकिन टेटा फिर भी भड़का हुआ था और गालियां बके जा रहा था। तभी टीचर ने बीच में आकर माहौल को शांत किया और कहा कि सबसे जरूरी यह देखना है कि स्कूल के अंदर हालात कैसे हैं। मिशी ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम नहीं जानते कि बचाव दल कब आएगा या आएगा भी या नहीं। हमें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत है जहां खाना पानी और जरूरी सामान हो। कुराने ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मुमकिन हो तो हमें हथियार भी चाहिए होंगे। सकुरा ने सवाल किया, लेकिन ऐसी जगह है भी? तीरंदाज ने जवाब दिया, यही तो असली समस्या है। रिकुडो ने कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि स्कूल के अंदर सफर करना भी संभव है या नहीं। स्टू ने इसका विरोध किया, यह बहुत खतरनाक होगा, रास्ते में राक्षस हो सकते हैं, हमें यहीं रहकर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। टीचर ने उसकी बात का समर्थन किया, हमें कम से कम गलियारों की जांच तो करनी ही चाहिए। फिर टीचर ने कुराने और टेटा को अंदर का जायजा लेने को कहा। टेटा ये सुनकर घबरा गया, मैं क्यों जाऊं, आपको खुद जाना चाहिए ताकि हम पर अच्छा प्रभाव पड़े। टीचर ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ रहकर बाकी छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। लड़कियों ने टेटा को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो जाकर देखो। गुस्से में टेटा ने उन्हें गाली दी, लेकिन तभी रिकुडो ने लोहे की पाइप उठाई जिससे उसने पहले राक्षस को मारा था और वह बैरिकेड की ओर बढ़ा। टेटा डरकर चिल्लाया, तू सच में जाने वाला है? रूडो उसकी ओर देखता है और उल्टा सवाल करता है, तो और क्या करें? वो समझाता है कि जितनी देर वे यहाँ रुके रहेंगे हालात उतने ही बिगड़ते जाएंगे, या तो भूख से मरेंगे या फिर इन राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे। जो भी हो, यहाँ रुकना कोई हल नहीं है, वह गंभीरता से कहता है। इसीलिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है, आगे बढ़ना। रूडो की बात सुनकर निशी का हौसला बढ़ता है। वो अपना सामान कसकर पकड़ता है और कहता है, रूडो सही कह रहा है, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए कि कोई और जिंदा है या नहीं। मैं भी चलूंगा। यह सुनकर वायामा घबरा जाता है, अगर उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। वह कहता है,
लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। मत जाओ, बहुत खतरनाक है, रूडो उसे एक कायर कहता है। और उसी वक्त कुरोगाने मुस्कुराकर निशी की ओर देखता है। अच्छा है कि तू आ रहा है, वह कहता है, क्योंकि ये चागुआ तो जाने के मूड में नहीं लग रहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद निशी रूडो से पूछता है, वैसे अब तक हम साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने तेरा नाम भी नहीं पूछा। निशी हैरान हो जाता है। चागुआ वह पूछता है। तभी वह देखता है कि टिकीटा डर के मारे कांप रहा है, जैसे कोई चिहुआ हुआ कुत्ता हो। उसे देखते ही निशी को समझ में आ जाता है कि कुरोगाने ने उसे यह नाम क्यों दिया। रूडो हल्का सा मुस्कुराता है। रूडो वह कहता है। दूसरा लड़का हाथ बढ़ाकर जवाब देता है। दोनों हंसते हैं और हाथ मिलाते हैं, जैसे इस भयानक माहौल में दोस्ती की एक हल्की सी झलक मिल गई हो। फिर वे बैरिकेड पार कर स्कूल के भीतर घुस जाते हैं। गलियारे में जगह जगह लाशें पड़ी हैं। निशी चारों तरफ देखता है और कहता है, सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। नहीं, रूडो ठंडी आवाज में जवाब देता है, यह हकीकत है। निशी गहरी सांस लेता है। समझ में आता है, लेकिन एक बात अजीब लग रही है, ये सारे राक्षस गए कहाँ पता नहीं, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा, वह कहता है। फिर एक पल रुककर जोड़ता है, पर कहीं ना कहीं ये अजीब जरूर है। रूडो सोचते हुए कहता है, शायद वे शहर की तरफ चले गए। स्कूल पहले ही बंद हो चुका था, हो सकता है कि यहाँ उनके लिए शिकार ज्यादा ना हो। निशी सिर हिलाता है। तू सही कह रहा है, लेकिन यह सुनना ही डरावना है। इसी बीच अचानक गलियारे में एक अजीब आवाज गूंजती है, थप थप। दोनों सतर्क हो जाते हैं। निशी धीरे धीरे किनारे से झांकता है और देखता है, एक गॉब्लिन वह रूडो की ओर देखता है और दोनों इशारों में सहमति जताते हैं कि अगर यह अकेला है तो वे इसे मार सकते हैं। निशी सावधानी से अपनी कमान उठाता है, निशाना साधता है और एकदम सटीक तीर छोड़ता है। तीर गॉब्लिन की छाती के आर पार हो जाता है, लेकिन वह इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं था। वह दर्द से कराहता है और तेजी से उनकी ओर मुड़ता है। चेतावनी, रूडो चिल्लाता है। गॉब्लिन बिजली की रफ्तार से निशी की ओर झपटता है, लेकिन ठीक उसी पल कुरोगाने बीच में कूदकर अपनी लोहे की पाइप से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। लेकिन अभी भी जिंदा है रूडो बिना वक्त गंवाए उसकी ओर बढ़ता है और लगातार कई वार करता है, जब तक कि वह पूरी तरह निश्चल नहीं हो जाता। निशी लाश के पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, जैसा सोचा था तू बहुत ही बेरहम है। रूडो सांस लेते हुए कहता है, और तू भी उतना ही पागल है जितना मैं। निशी हंसता है, शायद सच कह रहा है। लेकिन तभी गलियारे में एक और गहरी। रूडो इधर उधर नजर दौड़ाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आसपास कोई और खतरा तो नहीं है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। अपने विचारों में खोए हुए वह धीरे से कहता है, कुछ राक्षस ऐसे होते हैं जिनके सामने इंसान का कोई मौका नहीं। उसे याद आता है कि उसने पहले ही कुछ खतरनाक ड्रैगन देखे थे। मिशी, जो थोड़ा उलझन में था, सवाल करता है, कैसे राक्षस? मुझे तो ये सब किसी वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं। वह जोड़ता है, अभी जो हमने हराया वो एक गोबलिन जैसा ही तो था। यह कहते कहते उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं। उसका साथी भी घबराने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है, अगर उस गोबलिन का हमला मुझ पर पड़ा होता तो मैं सच में मर जाता। मगर फिर वह मुट्ठी भींचकर खुद को संभालता है और कहता है, लेकिन अब यह असली दुनिया है, यहाँ सच में हमारी जान दांव पर लगी है। दूसरा साथी सिर हिलाकर सहमति जताता है और गंभीर स्वर में कहता है, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ ना तो हमें कोई लेवल अप सिस्टम मिलेगा, ना कोई चीट कोड और ना ही कोई जादू। हम सिर्फ आम इंसान हैं। आर्चर गहरी सांस लेते हुए कहता है, रूडो तुम बिल्कुल नौसिखिए नहीं लगते। क्या तुमने पहले कभी हथियारों की ट्रेनिंग ली थी या कोई गुरु था तुम्हारा? रूडो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे अपने भाई के साथ हुई एक पुरानी लड़ाई याद आती है, जब उसने उसे अकेले हरा दिया था। वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मिशी चौंक कर पूछता है, फिर जब तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो तुमने उन लड़कों को खुद को सताने क्यों दिया? नजरें झुका लेता है। मुझे नहीं पता, वो बस इतना ही कह पाता है। आगे बढ़ते हुए वे एक कमरे में पहुंचते हैं।
माहौल और भी डरावना हो जाता है। लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। आर्चर चारों ओर नजर घुमाकर कहता है, यहाँ सब कुछ अजीब तरह से शांत लग रहा है। लगता है छठी मंजिल पर यही एक राक्षस था। रूडो धीरे से समझाता है, यहाँ ज्यादातर कमरे ट्रेनिंग एरिया थे, इसलिए इस मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नीचे और भी राक्षस हो सकते हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही रूडो गंभीर स्वर में कहता है, नीचे जाने से पहले हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे। सबसे पहले हमें स्थिति को समझना होगा। मिशी जोड़ता है, हमें ये पता लगाना है कि स्कूल में कितने लोग बच्चे हैं और कौन कौन से रास्ते सुरक्षित हो सकते हैं। हमें जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके उतना अच्छा रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा वापस लौटें। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो किसी को भी दूसरों को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने का पूरा हक है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा वापस लौटें। अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो किसी को भी दूसरों को पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने का पूरा हक है। नीचे से किसी की चीख सुनाई देती है। रूडो का चेहरा पल भर के लिए सख्त पड़ जाता है, फिर बिना कुछ सोचे समझे वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ जाता है। पीछे से उसका साथी कहता है, मैं जानता हूं कि रूडो कैसा इंसान है। वो किसी को भी मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। नीचे की मंजिल पर एक राक्षस घूम रहा था। वह एक विशाल भयानक गोब्लिन था, जिसके सिर पर सींग थे और हाथ में लोहे का भारी डंडा। एक कोने में टाचा बाटो ने एक अलमारी के अंदर छिपी हुई थी। सांस रोके बैठी, लेकिन एक छोटे से गैप से झांकते ही उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसके सहपाठी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। गोब्लिन्स उन्हें बेरहमी से पकड़ रहे थे और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक लड़की ने कांपती आवाज में गोब्लिन से रुकने की भीख मांगी, लेकिन गोब्लिन और भी ज्यादा उग्र हो गया। टाचा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। वो कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने कानों को हाथों से ढक लेती है और खुद से बुदबुदाती है, माफ करना, मैं हमेशा कुछ नहीं कर पाती, हमेशा भागती रहती हूँ। तभी उसकी यादों में कुछ और उभरता है। रूडो भीड़ के बीच जमीन पर गिरा हुआ, चेहरा खून से सना। कुछ गुंडे उसे बेरहमी से मार रहे थे। वह चाहती थी कि वे रुक जाएं। उसने कोशिश की, लेकिन एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने रूडो के चेहरे पर एक और लात मारी। वह कांपते हुए बुदबुदाई, रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन ही नहीं पाया। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साके था। उसने धीरे से कहा, क्या हुआ? क्लास शुरू होने वाली है। वह मुश्किल से हिली और साके ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लिया। रूडो वहीं पड़ा रहा। टाचा की आंखें अचानक खुल गईं। वह फिर से अलमारी के अंदर थी। उसने महसूस किया कि वह तनाव की वजह से बेहोश हो गई थी। घबराकर उसने सोचा, मैं कब तक यहाँ रही? बाकी सबका क्या हुआ? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने फोन को जेब से निकालने की कोशिश की, पर फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा है। फोन जमीन पर गिरते ही हल्की सी थक की आवाज गूंजती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। बाहर घूम रहा गॉब्लिन तुरंत आवाज की ओर मुड़ता है। उसका भारी भरकम शरीर धीरे धीरे उस कैबिनेट के पास आता है जहां ताबा ने छिपी हुई थी। उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है। थक 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 ताबाने का पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह उन्हें जितना हो सके दबाने की कोशिश करती है। अब क्या करूं? अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं भी मारी जाऊंगी। वह अंधेरे में खुद को और अंदर सिकोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गॉब्लिन अचानक रुक जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ताबाने को लगने लगता है कि शायद वो बच गई, लेकिन फिर थक थक तक गॉब्लिन अब सीधा उसी कैबिनेट की ओर बढ़ रहा था। ताबानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं, प्लीज। वह अपने डर से जूझ ही रही थी,